नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम मानसिक शांति के एक नियम पर गहरी पड़ताल करेंगे। हम सब अपनी जिंदगी में एक तरह का सुकून, एक मानसिक शांति चाहते हैं। और इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते। ध्यान है, योग है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हाँ, सांस लेने के व्यायाम। बिल्कुल। और ये चीजें काम भी करती हैं, पर अक्सर बस थोड़ी देर के लिए। जैसे ही दफ्तर का कोई स्ट्रेस आता है या घर की कोई चुनौती, तो सारी की सारी शांति हवा हो जाती है। हम्म। तो ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हम शांति को कुछ ऐसा समझते हैं जिसे हमें बनाना है या हासिल करना है। पर आज हम जिस विचार पर बात करेंगे वो कहता है कि शांति तो हमारी हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हमें उसे बनाना नहीं है। हमें बस उन चीजों को करना बंद करना है जो उसे नष्ट कर रही हैं। और इस सोच के केंद्र में एक बहुत ही सरल नियम। बिल्कुल। और ये नियम सुनने में जितना सीधा है, इसे असल जिंदगी में उतारना उतना ही अनुशासन और हिम्मत मांगता है। और नियम है, यथार्थ जैसा है उससे अलग होने की मांग करना बंद कर दें। एक मिनट। यथार्थ जैसा है उससे अलग होने की मांग करना बंद कर दें। ये सुनने में तो बहुत पैसिव सा लग रहा है। मतलब हार मान लेने जैसा। अगर जीवन में कुछ गलत हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो हम बस उसे स्वीकार कर लें, कुछ करें नहीं। ये तो ठीक नहीं लगता। और आपका यही सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इस नियम का मतलब कोशिश करना बंद करना या अन्याय को सहना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है, जो हो चुका है या जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है, उसके खिलाफ अपने मन के अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, हाँ। उससे बंद करना। हमारी शांति बाहरी घटनाओं से उतनी नहीं छिनती जितनी हमारी इस अंदरूनी जिद से छिनती है। कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। चलिए सिमरा, और खोलकर समझते हैं। जी। तो आप कह रही हैं कि जो प्रॉब्लम है वो घटना में नहीं है, बल्कि उस घटना पर हमारी जो प्रतिक्रिया है उसमें है। जी। जैसे अगर किसी की नौकरी करी जाती है, तो असली समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है। सही। देखिए, जब किसी की नौकरी जाती है तो उसके सामने एक प्रॉब्लम है, एक वास्तविक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जी। कि उसे आय का एक नया जरिया खोजना है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर हम अनजाने में एक दूसरी और कहीं ज्यादा थका देने वाली समस्या पैदा कर लेते हैं। वो व्यक्ति हफ्तों महीनों तक अपने दिमाग में यही दोहराता रहता है, ये अनुचित है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन्हें मुझे नहीं निकालना चाहिए था। और ये एक नेचुरल रिएक्शन है, कोई भी तो यही सोचेगा। नेचुरल है पर असरदार नहीं। अब देखिए क्या हुआ। जी। अब वो व्यक्ति एक नहीं, दो मोर्चों पर लड़ रहा है। एक बाहरी दुनिया में नई नौकरी के लिए, और दूसरा अपने ही मन के अंदर उस अतीत के साथ। एग्जैक्टली। और दूसरा जो युद्ध है वो कभी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। उसकी सारी मेंटल एनर्जी इस बेकार की लड़ाई में खर्च हो रही है। और फिर वो हैरान होता है कि उसे नई नौकरी खोजने की प्रेरणा या वो क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। तो ये जो दूसरी समस्या है, ये मानसिक युद्ध, ये असल में पहली समस्या को सुलझाने में भी एक रुकावट बन जाती है ना? क्योंकि सारी ऊर्जा तो गुस्से और अफसोस में ही जा रही है। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और आप टायर बदलने के बजाय सड़क पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि टायर पंक्चर नहीं होना चाहिए था। हाँ। आपका चिल्लाना टायर को ठीक नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका समय और आपकी एनर्जी बर्बाद करेगा। और इस विचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। 2000 साल पहले स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस, जो खुद एक गुलाम थे, हाँ। और जिनका एक पैर भी टूटा हुआ था, वो इसी नतीजे पर पहुंचे थे। उनके लिए तो यथार्थ से लड़ना और भी ज्यादा स्वाभाविक रहा होगा। एक गुलाम, टूटा हुआ पैर। में आई उनकी ये जिद कि मुझे गुलाम नहीं होना चाहिए, उन्हें गुलामी से आजाद नहीं कर रही थी। हाँ। उनकी ये मांग कि मेरा पैर नहीं टूटना चाहिए था, उनके पैर को ठीक नहीं कर रही थी। उनका ये जो अंदरूनी प्रतिरोध था, वो सिर्फ उनकी शारीरिक पीड़ा में एक भयानक मानसिक पीड़ा और जोड़ रहा था। और फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने उन चीजों से लड़ना बंद कर दिया जो पहले से ही सच थीं। वो अपनी गुलामी की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते थे। जिस पल उन्होंने यथार्थ को अपना शुरुआती बिंदु माना, एक दुश्मन नहीं, उन्हें एक ऐसी अंदरूनी आजादी मिली जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती थी। उन्होंने कहा था, हम चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि चीजों के बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। मैं अभी भी उस बिंदु पर अटका हुआ हूं जहां ये निष्क्रियता जैसा लगता है। अगर कोई सामाजिक अन्याय का सामना कर रहा है, एक भ्रष्ट सिस्टम का, तो क्या उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए,
ये तो बदलाव के लिए लड़ने की जो भावना है उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। इसमें और हार मान लेने में फर्क क्या है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब स्वीकृति शब्द के सही मतलब में छिपा है। स्वीकृति का मतलब सहमति, पसंद या निष्क्रियता नहीं है। ओके। स्वीकृति का मतलब है यथार्थ को बिना किसी फिल्टर के जैसा वो है वैसा देखना। ये प्रभावी कार्रवाई का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं। आपके पास एक मरीज आता है जिसे एक गंभीर बीमारी है। आप ये कहकर यथार्थ से लड़ते नहीं हैं कि इस मरीज को ये बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा करने बेकार है। हाँ, जाहिर है। बीमारी है, ये इसके लक्षण हैं और ये इसकी गंभीरता है। इस साफ साफ स्वीकृति के बाद ही आप एक असरदार इलाज की योजना बना सकते हैं। आपने बीमारी को पसंद नहीं किया, आपने उससे सहमति नहीं जताई, आपने बस उसकी सच्चाई को स्वीकार किया ताकि आप उस पर काम कर सकें। अच्छा, तो स्वीकृति जो है वो कार्यवाही का शुरुआती बिंदु है। मतलब आप तब तक नक्शा नहीं पढ़ सकते जब तक आप ये मान ना लें कि आप जंगल में खो गए हैं। अगर आप यही जिद करते रहेंगे कि नहीं मैं तो अपने लिविंग रूम में हूं, तो आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया के सबसे बड़े समाज सुधारकों ने यही तो किया। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। वो हर दिन इस यथार्थ से लड़ सकते थे कि मुझे जेल में नहीं होना चाहिए, जरूर। लेकिन उन्होंने उस यथार्थ को स्वीकार किया और उस समय का इस्तेमाल खुद को तैयार करने में किया। उन्होंने स्थिति की जो क्रूर सच्चाई थी उसे स्वीकार किया और उसी स्वीकृति ने उन्हें उस स्थिति को बदलने की ताकत दी। उनकी लड़ाई यथार्थ के खिलाफ नहीं थी, अन्याय के खिलाफ थी, और इसकी शुरुआत यथार्थ को स्वीकार करने से हुई। ये बहुत शक्तिशाली फर्क है। तो हम जो कह रहे हैं वो ये है कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब तक हम असल में समस्या को देख ही नहीं रहे हैं। हम बस अपनी एक काल्पनिक दुनिया से चिपके हुए हैं जहां सब कुछ हमारी मर्जी से होता है। और यथार्थ को हमारी कल्पनाओं या हमारी मांगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड हमसे अनुरोध नहीं ले रहा है ना? बारिश होती है, शरीर बूढ़ा होता है, लोग अपने फैसले लेते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और ये सब इसलिए नहीं रुकता क्योंकि हम सोचते हैं कि इसे रुकना चाहिए। हमारी मांगे सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहे विचार हैं जिन्हें हमने गलती से शक्ति समझ लिया है। ये सब मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे पता है कि जब कोई असल में किसी मुश्किल में फंसा होता है, ट्रैफिक में या किसी बहस के बाद, तो उसे ये सब बातें थोड़ी खोखली लग सकती हैं। उस पल में कोई असल में क्या कर सकता है ताकि ये सिर्फ एक अच्छा विचार ना रह जाए? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। मैं इसे चाहिए का ऑडिट कहती हूँ। एक पूरे दिन के लिए बस ये ध्यान दें कि आप कितनी बार अपने मन में या जोर से चाहिए या नहीं होना चाहिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों के लिए जो पहले ही हो चुकी हैं या आपके कंट्रोल से बाहर है। अरे, मेरा काउंटर तो सुबह के पहले घंटे में ही 50 पार कर जाएगा। ट्रैफिक ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे बॉस को ज्यादा समझदार होना चाहिए, मौसम ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें मुझे वापस कॉल करना चाहिए था। ये लिस्ट तो ये तो अंतहीन है। यही तो बात है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक आंखें खोलने वाला अनुभव होता है। हमें एहसास होता है कि हम दिन भर में सैकड़ों बार यथार्थ के साथ ऐसे मुकदमे लड़ रहे होते हैं जिन्हें हम कभी जीत नहीं सकते। पहला कदम तो बस ये देखना है कि हम ये कितनी बार करते हैं बिना खुद को जज किए। ठीक है, तो पहला कदम है जागरूकता। देख लिया कि हम दिन भर खुद को परेशान कर रहे हैं। अब अगला वो परिवर्तनकारी कदम क्या है? अगला कदम है एक छोटा सा मानसिक बदलाव। हर बार जब आप खुद को इस मांग में पकड़ते हैं तो जानबूझकर उस वाक्य को बदलें। ट्रैफिक ऐसा नहीं होना चाहिए को बदलें एक साधारण तथ्य में, ट्रैफिक है। उन्हें मुझे वापस कॉल करना चाहिए था को बदलें, उन्होंने कॉल नहीं किया। देखिए, यहाँ कोई सहमति या पसंद नहीं है, ये सिर्फ इस बात की स्वीकृति है कि क्या सच है। और फिर बस तथ्य को स्वीकार कर लेने से क्या होगा? यहीं पर असली जादू है। स्वीकृति की उस शांत स्थिति से आप खुद से एक नया, ज्यादा शक्तिशाली सवाल पूछते हैं। यह देखते हुए कि ये सच है, अब मेरा सबसे समझदारी भरा अगला कदम क्या है? वाह, तो पूरा फोकस क्या गलत है से हटकर अब क्या करना है पर आ जाता है। शिकायत से समाधान की ओर। ट्रैफिक जैम है, ठीक है, अब क्या? क्या मैं कोई पॉडकास्ट सुन सकता हूँ? क्या मुझे किसी को फोन करके बताना है कि देर हो जाएगी?
क्या मैं कोई दूसरा रास्ता ले सकता हूँ? ऊर्जा प्रतिरोध से हटकर कार्रवाई की ओर चली जाती है। बिल्कुल। क्या आप इस ऊर्जा के बदलाव को महसूस कर सकते हैं? एक नजरिया आपकी सारी ऊर्जा उस चीज से लड़ने में बर्बाद कर देता है जो पहले से मौजूद है। दूसरा नजरिया आपकी ऊर्जा को बचाता है और उसे प्रभावी कार्रवाई की ओर ले जाता है। एक आपको हमेशा निराश, थका हुआ और पीड़ित महसूस कराता है। दूसरा आपको शांत, स्पष्ट और सशक्त महसूस कराता है, भले ही परिस्थितियां मुश्किल हों। ये नियम सुनने में इतना सीधा है, फिर भी इसे जीवन में उतारना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो यथार्थ से लड़ना ही चाहता है, भले ही हमें पता हो कि हम हारेंगे? क्योंकि इसके लिए हमें अपने अहंकार का एक बहुत प्रिय हिस्सा छोड़ना पड़ता है। वो हिस्सा जो मानता है कि उसे पता है कि दुनिया को कैसे काम करना चाहिए। वो हिस्सा जो मानता है कि हमारी प्राथमिकताएं, हमारी इच्छाएं यथार्थ को कंट्रोल कर सकती हैं। यह स्वीकार करना कि ब्रह्मांड हमारे नियमों के हिसाब से नहीं चलता, इसके लिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता है। मतलब हमें ये मानना होगा कि हम हर चीज के केंद्र में नहीं हैं, और ये अहंकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सही कहा। हम इस भ्रम को छोड़ना नहीं चाहते कि अगर हम किसी चीज को लेकर पर्याप्त गुस्सा दिखाएंगे या पर्याप्त चिंता करेंगे या पर्याप्त शिकायत करेंगे तो शायद यथार्थ झुक जाएगा और बदल जाएगा। लेकिन वो नहीं बदलता। अतीत नहीं बदलता। जो हो चुका है वो हो चुका है। शांति की कीमत है अपने इस भ्रम को छोड़ना कि हम कंट्रोल में हैं। और शायद एक और कारण ये है कि ये लड़ाई हमें एक तरह की झूठी पहचान देती है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसके साथ अन्याय हुआ है। इस पहचान से चिपके रहना कभी कभी उस अन्याय से आगे बढ़ने से ज्यादा आसान लगता है। ये एक बहुत गहरी बात है। कभी कभी हमारी पीड़ा हमारी कहानी बन जाती है और उस कहानी के बिना हम कौन होंगे ये जानना डरावना हो सकता है। यथार्थ को स्वीकार करने का मतलब है अपनी पीड़ित की कहानी को छोड़ना और एक नई, ज्यादा सशक्त कहानी लिखने की जिम्मेदारी लेना। और जिम्मेदारी लेना हमेशा आसान नहीं होता। तो इसका वादा ये नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, वो तो आएंगी ही, लेकिन इस नियम का पालन करने से व्यक्ति उन चुनौतियों से एक ऐसी शांति और संतुलन के साथ गुजरेगा जो दूसरों के लिए असंभव लगती है। बिल्कुल। अब देखिए, जिन लोगों के पास हर सुविधा के बावजूद शांति नहीं है और जिन लोगों के पास मुश्किल परिस्थितियों में भी गहरी शांति है, उनके बीच अक्सर यही सबसे बड़ा फर्क होता है। कुछ लोगों ने यथार्थ से लड़ना सीख लिया है और कुछ ने नहीं। कुछ लोग जो है उसे अपना शुरुआती बिंदु मानते हैं और दूसरे खुद को ये जोर देने में थका देते हैं कि इसे अलग होना चाहिए था। शांति कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये एक कौशल है और ये यथार्थ के साथ अपने रिश्ते को बदलने का कौशल है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का जो निचोड़ है वो ये है कि मानसिक शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे खोजना है, बल्कि ये हमारी स्वाभाविक अवस्था है जो तब सामने आती है जब हम यथार्थ के खिलाफ अपने अंदर के युद्ध को समाप्त कर देते हैं। ये लड़ाई बंद करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना है, उन चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में है और उन चीजों को स्वीकार करना जो नहीं है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। हमने बात की कि यथार्थ से लड़ने से हमारी शांति कैसे नष्ट होती है, पर क्या ये भी संभव है कि यही निरंतर लड़ाई हमें उन समाधानों और अवसरों को देखने से भी रोक रही हैं जो सिर्फ उस समस्या के भीतर ही छिपे होते हैं जिसे हम स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं? क्या हो अगर हर चुनौती जिसे हम कोस रहे हैं वो असल में एक दरवाजा है जिसे हम खटखटाने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके अस्तित्व का तरीका पसंद नहीं है?